हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वैद्युत चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 4। वैद्युत चुंबकत्व कक्षा 12 की फिजिक्स की जो यूनिट हमने स्टार्ट की थी, ये लेक्चर हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने तीसरा लेक्चर कंप्लीट किया था। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको सारे के सारे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के जो व्यंजक हो सकते थे, होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। फाइनल में आपको मैंने लॉरेंज बल का व्यंजक भी कराया था। तो आज का ये लेक्चर मैं उसी के बाद से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्पियर के नियम के बारे में। अब एम्पियर का नियम को आप ऐसे समझिए, जिस तरीके से आपने वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता था आपको कि गॉस का नियम पढ़िए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़िए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। सेम एज इट इज वैद्युत चुंबकत्व में आपको एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने को मिलेंगे। जिस तरीके से गॉस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वैद्युत क्षेत्र के लिए, इसी तरीके से एम्पियर का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ये वीडियोस और बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जो होगा एम्पियर के नियम से। चलिए अभी शुरू करते हैं एम्पियर का परिपथ या नियम। देखिए, ये नियम जो है ना एम्पियर वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं लेक्चर के इंट्रोडक्शन में आपको बता ही चुका हूँ कि ये नियम उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि वैद्युत क्षेत्र में आपने गॉस के नियम का पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वही लाइन लिखी हुई है कि स्थिर वैद्युतिकी में, यानी कि जब आपका चार्ज जो है फिक्स होता था, यानी कि जब आप स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट पढ़ रहे थे, जो इसकी पहली यूनिट है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का जो नियम है, जिस प्रकार गॉस का नियम का मुख्य कारण क्या था, गॉस का नियम लगता था बंद पृष्ठ में। तो जिस प्रकार गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत आवेश के मध्य संबंध प्रस्तुत करता था, आपने कहते थे नहीं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है आवेश का 1/ε0 गुना। तो ये था हमारा गॉस का नियम। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एम्पियर का जो परिपथ नियम है, वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मध्य एक संबंध प्रस्तुत करता है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई आपको दे रहा होगा, इस चित्र को ध्यान से समझना। कंडीशन क्या है, देखिए गॉस के नियम में भी बंद पृष्ठ था और एम्पियर के नियम में क्या होने वाला है, बंद परिपथ। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा कि एक बंद परिपथ है, जिसमें से कुछ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है वो जा रही हैं। अब इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें लगने वाला बल भी उत्पन्न होगा, बल के कारण इसमें क्या लगेगी भैया, धारा भी होगी। ये सारा का काम किसके कारण हो रहा होगा, धारा के कारण हो रहा होगा। ठीक है, तो जो आपका नियम है एम्पियर का, एम्पियर साहब का नियम ये कहता है कि निर्वात यानी कि वायु में किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ध्यान से सुनना अब यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ से होकर गुजरने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग यानी कि कुल धाराओं तथा निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में मान लीजिए कि इन बल रेखाओं के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कैपिटल B है। ठीक है, अब इस कैपिटल B जो ये उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इसका रीजन क्या होगा, रीजन होगा इसका प्रवाहित होने वाली धारा। तो प्रवाहित होने वाली धारा हो गई I। ठीक, अब कंडीशन या नियम ये कहता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र का जो आप रेखीय समाकलन कर दें, रेखीय समाकलन का मतलब है इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की कंडीशन आप मेंशन करें। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ये जो है वो डिपेंड करेगा। तो अगर आप इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दें, तो वो जो रेखीय समाकलन होगा वो परिपथ में बहने वाली कुल धारा या बीजगणितीय धाराओं के योग का μ0 यानी कि उसकी चुंबकशीलता गुना होता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए रेखीय समाकलन को हम दिखा रहे हैं समाकलन का चिन्ह, और रेखीय दर्शाने के लिए हमने इसको 0 से काट दिया। ठीक है, यानी कि ये सिंबल होता है, आप इसको सिंपल देसी भाषा में याद रखना कि समाकलन का चिन्ह को 0 बना दिया। 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है भैया बॉर्डर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने लगा दिया रेखीय समाकलन, लेखीय समाकलन B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इनटू DL। अब DL को लिया भाई, DL मेरी बात सुनो, चित्र को देखो ध्यान से। चित्र में हमने एक छोटा सा पार्ट मान लिया, छोटी सी लंबाई का, जिसे हमने DL कह दिया। ठीक है, तो रेखीय समाकलन यानी कि B इंटू DL बराबर होगा μ0 इंटू ε0 I। ε0 का क्या मतलब है, ε0 का मतलब है मेरे बच्चे बीज गणितीय योग। ये एप्सिलॉन का मतलब होता है मैथ्स की लैंग्वेज में टोटल। ठीक है, इस वाले ε0 का मतलब होता है टोटल। तो या तो आप ε0 I कह लो, या फिर आप डायरेक्टली कह दो कि μ0 इंटू I। अच्छा, अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रेखीय समाकलन है ना बच्चों, ये रेखीय समाकलन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पर, I पर, धारा पर। इस वाली लाइन को जरा ध्यान से समझना।
रेखीय समाकलन सिर्फ और सिर्फ I पर डिपेंड कर रहा है। यानी इसका कहीं से भी दूर दूर तक ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कह दूं तुमसे कि एक भैया परिपथ है जिसमें बहने वाली धारा का मान 0 है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कंडीशन आपके पास मैंने दे दी कि बहने वाली धारा का मान 0 है। यदि बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा तो रेखीय समाकलन का मान 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि रेखीय समाकलन किस पर डिपेंड है? रेखीय समाकलन किस पर डिपेंड है भाई? धारा। ठीक है, अगर धारा 0 है तो रेखीय समाकलन भी 0 है। लेकिन इसका दूर दूर तक कहीं भी ये मतलब नहीं है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। यानी मैं आपसे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको वो ये है कि यदि धारा का मान 0 हो जाएगा तो रेखीय समाकलन का मान 0 हो जाएगा, परंतु इसका दूर दूर तक ये मतलब नहीं है कि रेखीय समाकलन का मान 0 होने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो रेखीय समाकलन है ये चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंडेंट नहीं है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है बहने वाली धारा पर, क्योंकि धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, तो ये है भाई एम्पियर का परिपथीय नियम। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? कंडीशन अप्लाइड निर्वात में यानी कि वायु में किसी भी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली कुल धाराओं या बीजगणितीय धाराओं के योग का म्यू नोट गुणा होता है। जहां म्यू नोट क्या है? जहां म्यू नोट है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये है भाई एम्पियर का परिपथीय नियम। आइए अब देखते हैं भाई ये एम्पियर का परिपथीय नियम का जो फॉर्मूला है ये प्रूफ कैसे होगा, इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए भाई एम्पियर के नियम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक एम्पियर के नियम पर बेस्ड एक एग्जांपल के तौर पर ये एम्पियर का नियम थोड़ा सा और क्लियर से समझाना चाहूंगा। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब इस चित्र में आपको दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। पहली कंडीशन में तीनों धाराएं एक समान दिशा में जा रही हैं, यानी I1, I2, I3 तीनों ही हम प्लस में ले सकते हैं या तीनों ही हम माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लिया गया है। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? दो धाराओं की दिशा समान है और बीच वाली धारा की दिशा जो है वो अलग है, विपरीत है। तो इसलिए हमने पहली और तीसरी धारा को प्लस में लिया है और जो हमारी ये जो बीच वाली धारा है इसको हमने माइनस में लिया है। तो इसके लिए इन दोनों ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो एम्पियर का नियम लगेगा तो उसका नीचे आपको व्यंजक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि B इंटू DL का जो है रेखीय समाकलन वो बराबर होगा एक बार म्यू नोट ब्रैकेट I1 प्लस I2 प्लस I3 के, और दूसरी स्थिति में ये होगा बराबर म्यू नोट ब्रैकेट I1 माइनस I2 प्लस I3 के। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन आई है कि धाराओं के बीजगणितीय योग यानी कि कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये भाई अब देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई थी कि रेखीय समाकलन ऑफ B इंटू DL बराबर होता है म्यू नोट इंटू I को, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब इस चित्र में देखिए एक धारावाही लंबा चालक तार है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम मान लेते हैं DL का मतलब है कि छोटे से पार्टिकल की लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस स्टेटमेंट का मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड पर जो ये साइड पड़ रही है मैं LHS को उठा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग LHS। मैं क्या कर लूंगा, LHS को मैं सॉल्व करूंगा और अगर सॉल्व करने के बाद मुझे ये RHS प्राप्त होती है तब मैं ये कह दूंगा कि एम्पियर ने जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट वैलिड है, सत्य है। अगर मुझे ऐसा प्राप्त नहीं होती है RHS तो मैं कह दूंगा कि स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए LHS क्या थी? रेखीय समाकलन ऑफ B इंटू DL। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आपको वहां पे पढ़ा जाता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है उन वेक्टरों का मोड यानी कि उन वेक्टरों का मापांक। तो मापांक ऑफ B और मापांक ऑफ DL और इनटू में होता है वो कोस थीटा के इक्वल। यही होता है ना, A B कोस थीटा। साइड में आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो दैट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कोस थीटा। या फिर आप एक और मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे हम इस मोड ऑफ A को डायरेक्टली A भी बोल देते हैं और इस मोड ऑफ B को B भी बोल देते हैं। इसलिए फॉर्मूला ये भी लिखा जाता है कि A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी फॉर्मूले को ब्रैकेट में इधर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं इसको ये नहीं लिख सकता B DL कोस थीटा? लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप जरा सा इस थीटा पे गौर फरमाइएगा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है मेरे भाई कोण। अब चित्र के अनुसार आप कोण देखिए भाई,
बी क्या है यहाँ पे, थीटा है, बी और डीएल के बीच का कोण तो थीटा है ना। देखो आप बताओ मुझे, बी और डीएल के बीच ही कोण थीटा है। अब आप चित्र देखिए अपना, इस चित्र में बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डीएल यानी कि लंबाई किस दिशा में जा रही है। तो आप जरा इन दोनों में ध्यान से देख करके बताइए कि कोण बन भी रहा है या नहीं। तो आप पाएंगे कि जिस दिशा में बी है और डीएल भी उसी दिशा में है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी तथा डीएल की लंबाई या बी तथा डीएल की दिशा समान है। ठीक है, बी तथा डीएल की दिशा समान है। क्यों? चित्र के अनुसार देख लीजिए आप, बी भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है डीएल भी उसी डायरेक्शन में है, तो बी और डीएल की दिशा समान है। अतः हम कह सकते हैं इनके बीच में जो कोण होगा वो शून्य होगा, यानी कि थीटा विल बी 0। और 0 का मतलब क्या है? कोस थीटा। तो कोस थीटा का मतलब क्या है? कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इन रेखीय समाकलन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर क्या आ गया यहाँ से आंसर, बी डॉट डी एल का रेखीय समाकलन। अच्छा यहाँ पे रेखीय समाकलन छूट गया, रेखीय समाकलन लगाते रहना। तो रेखीय समाकलन ऑफ बी डी एल कोस थीटा या कोस 0 डायरेक्ट 1 कह दे, डायरेक्ट 1 कह दे तो इंटू 1, यानी फाइनली यहाँ से मिल गया रेखीय समाकलन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या मिल गया? बी डी एल। यहाँ से बी डी एल मिल गया। अब एक बार बताओ, चेंज किस में हो रहा है? एल में, क्योंकि एल के आगे डी लिखा हुआ है, तो बी को बाहर रखो, इंटीग्रेशन कर दो इस डीएल का। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा चित्र एक बार फिर से गौर फरमाइएगा चित्र पर। चित्र में जो चालक दिया हुआ है वो कैसा है? तो चित्र में आपको एक धारावाही लंबा चालक दिया हुआ है। और मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा, कल यानी कि लास्ट वाले प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि एक लंबे यजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो उसी तीव्रता के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे व्यंजक लगाने वाले हैं। तो देखिए भाई, अब चित्र थोड़ी देर के लिए साइड हट गया है। अब आप ध्यान से देखिए, चूंकि ये एक लंबा यजुरेखीय तार है, तो यहाँ पे हमने कल ही पढ़ा था कि लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B क्या होता है भाई? B बराबर होता है μ0/2π I/r। यही तो आया था ना निकल के कल फॉर्मूला, μ0/2π I/r, यही फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले के लिए मुझे आप एक बात बताओ, तार तो भैया चलो ये यजुरेखीय है, लेकिन इसके बाद मैंने आपको एक दूसरा व्यंजक करवाया था कि जब एक लंबे से तार को हम मोड़ करके एक कुंडली बना देते हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे हैं इस चित्र नंबर 2 को देखिए। चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 1 में क्या समानताएं हैं? चित्र नंबर 1 जो था वो लंबी परिनालिका का था, यानी कि एक लंबे से तार का था। और चित्र नंबर 2 जो आ रहा होगा आप स्क्रीन पर, इसमें एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, यानी कि भैया हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2πr। दो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि यदि एक लंबा यजुरेखीय तार होता है तब उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B, वो होता है μ0/2π I/r। अब यही कंडीशन जो आती है आपकी, वो आती है जब एक कुंडली के रूप में आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो, तब भी यही सूत्र आता है μ0/2π I/r। लेकिन इस स्थिति में वो जो कुंडली होती है उसकी लंबाई आती है 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि। अब आप ध्यान से सुनना, ये B और L का मान मैं उठा करके इस वाली समीकरण जिसको मैं मान रहा हूँ रेखीय समाकलन ऑफ B डॉट DL बराबर BL समीकरण नंबर 1, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ B तथा L के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, B तथा L के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेखीय समाकलन ऑफ B डॉट DL बराबर B की जगह क्या आ जाएगा? B की जगह आ जाएगा μ0/2π I/r इंटू r की L की जगह क्या आ जाएगा? 2πr। अब ध्यान से देखना, 2πr सब चटक गया, क्या बचा? रेखीय समाकलन ऑफ B डॉट DL बराबर यहाँ से बच गया μ0 इंटू I, और यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम था। तो इस कंडीशन में हमारा जो एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट आई थी ये प्रूव्ड हो गई। अब देखो, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो बत्ती गुल हुई होगी वो कहाँ से हुई होगी। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आपकी बत्ती गुल यहाँ से हुई होगी, तो यहाँ से बत्ती गुल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार जरा इन दोनों चित्रों को आप एक साथ देखिए, क्या इन दोनों चित्रों में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि दोनों चित्र अलग अलग हैं?
बिल्कुल भी नहीं। एक चित्र में बस क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, एक चित्र में क्या हो रहा है, एक चित्र में एक लंबा तार दिया हुआ है और दूसरे चित्र में क्या कर दिया गया है, उसी तार को बाहर एक कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। अब इन दोनों चित्रों से मुझे आप एक बात समझाइए कि कल हमने यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी एक लंबा तार दिया जाएगा तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान होता है μ0/2π I/r। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ भी जो तार लंबा है, ये जो देखिए तार है ना, तो इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो लिख दिया हमने B बराबर μ0/2π I/r। अब दूसरी स्थिति में आप बताइए कि जब इस तार की कुंडली बना दी जाएगी तब उस कुंडली की लंबाई कितनी होगी। तो कुंडली वृत्ताकार है, कुंडली की लंबाई यानी कि वृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि होती है मेरे बाल को 2πr, इसीलिए L का मान लिखा गया 2πr। जो कटना था 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे μ0 × I। तो इस तरीके से एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक जो है वो सिद्ध होता है। और भाई अब देखते हैं एम्पियर के नियम के कुछ उपयोग, कि एम्पियर का नियम जो है कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए एम्पियर के नियम की सहायता से हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। किसी लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और तीसरा लिखा हुआ है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम टोरॉइड भी बोलते हैं। तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम एम्पियर के परिपथीय नियम से ही ज्ञात करते हैं। अब देखिए कमाल की बात सुनिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टोरॉइड और प्रणालिका वाला है ही नहीं, यानी कि हटा दिया गया है। तो कंडीशन नंबर 1 जो दे रखी है वो क्या रहेगी, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, रेखीय समाकलन ऑफ B.dl बराबर क्या होगा μ0 × I के। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे dl किसके पास है, चेंज किस में हो रहा है, L में, तो रेखीय समाकलन B का होगा नहीं, यानी किसका रेखीय समाकलन होगा, रेखीय समाकलन होगा dl का। तो B.dl बराबर μ0 × I। अच्छा dl का रेखीय समाकलन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया B × L बराबर μ0 × I। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में मुझे आप एक बात बताओ, कैसा तार है, सीधा धारावाही चालक है, सीधा धारावाही चालक तार है, लंबा लंबा, तो उसके लिए L का मान क्या होगा 2πr। अच्छा 2πr L का मान होगा तो B का मान डायरेक्टली यहाँ से ये नहीं आ जाएगा, μ0 I/L, L का मान क्या है 2πr, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर μ0/2π I/R। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब धारावाही चालक तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी तो B बराबर μ0/2π I/R आएगा। अगर निकालने के लिए डेरिवेशन पूछ लेगा तो आप करे आएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम से समाकलन कर देना, dl का समाकलन L हो जाएगा, L का मान तार के लिए 2πr लिखा जाएगा, जैसा कि हमने एम्पियर के परिपथीय नियम के डेरिवेशन में भी किया था, L बराबर 2πr लिखा था, तो यहाँ पे L की जगह 2πr आ जाएगा, ये इधर L गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो μ0 I/L, L का मतलब है 2πr। तो इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लिखा हुआ बेलनाकार चालक तार के कारण। अच्छा बेलनाकार चालक तार के कारण 3 कंडीशन चित्र आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। अच्छा इन तीनों चित्रों में देखिए, 3 चित्र में से पहला चित्र क्या है, पहला चित्र क्या रहा है, बेलन से बाहर स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरे चित्र के अकॉर्डिंग बेलन की सतह पर है, और तीसरे चित्र के अकॉर्डिंग सतह के अंदर कहीं बिंदु r पर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमने मान लिया पहली स्थिति में सतह के बाहर के स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो हो गई B बराबर μ0/2π I/R। सेम एज इट इज यही कॉन्सेप्ट लगेगा, B × dl, dl का समाकलन हो जाएगा, L की जगह 2πr रखा जाएगा, सेम फॉर्मूला एज इट इज चिपक जाएगा। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया, जब सतह पर होगा तो सतह पर हमने जो वो r दूरी थी ये क्या बदल जाएगी, ये बदल जाएगी बेलन की त्रिज्या में, तो इसलिए स्मॉल r बदल गई कैपिटल R में, तो जहाँ स्मॉल r था वहाँ कैपिटल R आ गया। उसके बाद जब वो सतह के अंदर आपको किसी बिंदु पर निकालना है, तो मान लीजिए सतह के अंदर वो r' दूरी पर है, तो सतह के अंदर अगर वो r' दूरी पर है तो जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ जाएगा, r की जगह r' आ जाएगा। ठीक है, परिनालिका का ये कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि परिनालिका या फिर टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B बराबर μ0 × N × I, जहाँ पर N होता है परिनालिका में चक्करों की संख्या या फेरों की संख्या, I होता है प्रवाहित धारा। तो आइए अब एम्पियर के नियम के उपयोग के बाद देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए। या तो आपको इस तरह से दे दे क्वेश्चन,
या आपको सेकंड लैंग्वेज में ये लिख करके दे दे कि सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके संवेग के समानुपाती होती है। तो दोनों ही स्थिति में आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो आवेशित कण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो हमने अपने अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा मानने वाली कंडीशन है वो यहाँ पे लिख दी है कि हमने माना कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई आवेशित कण है जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है। लंबवत प्रवेश करने के लिए क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, ठीक है, इसीलिए हमने मान लिया कि वो लंबवत प्रवेश कर रहा है तथा इस आवेशित कण की जो उस चुंबकीय क्षेत्र में गति है वो कैसी है? वृत्ताकार, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है कि वृत्ताकार पथ पर वो गति कर रहा है, ठीक है। तो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। अब इसके बाद जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं, जैसे कि उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r होगी, रेखीय संवेग कैपिटल P होगा, क्योंकि रेखीय संवेग और स्मॉल r में हमको रिलेशन चाहिए। तो एक बात बताओ, जब भी कोई कण यानी कि जब भी कोई आवेशित कण जो है वो गति करता है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था लोरेंज बल, यानी कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल लगता है जिसे कहते हैं लोरेंज बल, जिसका मान होता है F बराबर क्या होता है? QB साइन थीटा। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, उस वाले एक पार्टिकल पर ये बल लग रहा होगा। अब चूंकि एक बात बताओ, यहाँ पे एक साफ साफ जाहिर शब्दों में लाइन लिखी हुई है कि वो लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि कण लंबवत प्रवेश कर रहा है। कैसा प्रवेश कर रहा है? चूंकि कण लंबवत प्रवेश कर रहा है। अगर वो लंबवत प्रवेश कर रहा है इसका मतलब क्या है कि थीटा का मान कितना होगा भाई? थीटा का मान होगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान कितना होगा मेरा भाई? 1 होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे इस f का मान कितना होगा? QBB इंटू साइन 1, तो f बराबर होगा मेरा QBB, समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब एक बात और याद रखो, कैसा कह रहा है? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। कक्षा 11 में मैंने आपको पढ़ाया है या कक्षा 11 में आपने पढ़ के आए होंगे कि जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब उस पर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे भी वो एक बल लगेगा। तो यहाँ पे लाइन लिखना है, चूंकि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, अतः इस कण पर अभिकेंद्र बल भी लगेगा। तो अभिकेंद्र बल होता कितना है भाई? तो कक्षा 11 में हमने पढ़ा था अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होता है? mv²/r, समीकरण नंबर 3। अच्छा, दोनों ही बल हैं और दोनों ही एक पार्टिकल पे लग रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से दोनों ही जो बल हैं इनके मान बराबर होंगे, यानी कि F बराबर होगा QVB, जो बराबर होगा किसके? mv²/r के। यानी फाइनली मुझे यहाँ से मिला QBB बराबर mv²/r। क्या कैंसिल हुआ? V से V गया। अच्छा, और कुछ चटक रहा है क्या? नहीं। अच्छा, जो नहीं चटक रहा है उसको एज इट इज छोड़ो। हमें रिलेशन किस में चाहिए? R में और P में चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेखीय संवेग का। क्या होता है भाई? रेखीय संवेग आपने पढ़ा होगा P बराबर mv। यही तो होता है रेखीय संवेग, P बराबर mv। तो यहाँ से देखो मैं कह सकता हूँ QB बराबर mv/r, यानी कि QB बराबर P/r, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ QBr बराबर P, या मैं ये भी कह सकता हूँ P बराबर QBr। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, चूंकि आवेश व चुंबकीय क्षेत्र के मान नियत है, अतः P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये वाली लाइन कैसे आ गई? ये वाली लाइन ऐसे आ गई कि भाई जो भी वो आवेशित कण होगा उसका आवेश हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा, यानी कि वो जो उसका आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यही तो कहता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो B है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी फिक्स होगा भाई।
जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है उसका मान फिक्स है, चाहे वो लंबे तार पर लग रहा हो चाहे वो कुंडली के रूप में लग रहा हो। ठीक है, तो ये यानी हम कह सकते हैं कि पी भी, जो हमारा क्यू है ये भी फिक्स होगा, जो हमारा बी है ये भी फिक्स होगा। तो फाइनली क्यू फिक्स बी फिक्स, तो पी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो पी डिपेंड कर रहा है इस आर पे, और आर क्या थी, पथ की त्रिज्या। तो यानी लास्ट लाइन में हम कह सकते हैं अतः रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, या आप एक लाइन थोड़ा अच्छे से करके लिख देना, अतः कण का रेखीय संवेग पथ की त्रिज्या r के समानुपाती है, पथ की त्रिज्या r के समानुपाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सिद्ध हो जाएगी। तो आइए अब कुछ डिवाइस यानी कि यंत्रों के बारे में जानते हैं। ये जो यंत्र हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए इन यंत्रों से ना 1 या 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर को हम धारामापी भी कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इस यंत्र की सहायता से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही परिनालिका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिनालिका के भीतर बहने वाली धारा को नापते हैं। आप इसके नाम से समझिए ना, धारा मापी यानी कि धारा को नापने वाला। तो यानी कि वो यंत्र जो बहने वाली धारा को नापेगा, किसमें, परिनालिका में। चूंकि आपके सिलेबस में परिनालिका हट गई है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपको ये धारा मापी के बारे में क्वेश्चन ना आए। ठीक, अच्छा इसमें याद ये रखना है कि इसमें परिपथ के साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर धारा मापी को आपको लगाना है किसी भी परिपथ में धारा नापने के लिए, तो आप उसको उस परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा श्रेणी क्रम में जोड़ने का इसका सबसे अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रीजन है कि ये धारा माप लेता है, तो ये धारा नापता है प्रतिरोध की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसमें प्रतिरोध जो होता है वो माध्यम होता है, यानी कि ये प्रतिरोध की सहायता से किसी भी परिपथ में बहने वाली क्या नापता है, धारा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, धारा मापी। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। दूसरा यंत्र लिखा हुआ है अमीटर। अमीटर का काम होता है क्या, ये एक ऐसा विद्युत यंत्र है। विद्युत यंत्र का मतलब समझ रहे हो कि ये जो है इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कराना पड़ेगा, मतलब इसका आपको पहले इसको विद्युत देनी पड़ेगी तभी ये अपना काम करेगा। इसीलिए यानी कि एमीटर कैसा है, एक विद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को आप किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, धारा मापी भी धारा ही नाप रहा है और जो अमीटर है ये भी धारा नाप रहा है, लेकिन जो धारा मापी धारा नापता है वो नापता है परिनालिका की या टोरॉइड की, लेकिन जो हमारा अमीटर है ये धारा नाप सकता है किसी भी परिपथ की। यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर परिपथ का नाम नहीं दिया गया। तो अगर किसी भी परिपथ की आपको धारा नापनी है तो आप क्या यूज करेंगे, अमीटर का यूज करेंगे। अमीटर कैसी युक्ति है, एक विद्युत यंत्र है, यानी कि अमीटर को स्वयं चलने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी। अमीटर तभी काम करेगा जब आप उसको विद्युत देंगे। ये जो अमीटर है ये आपको धारा नाप के देगा एम्पियर में। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, ये ध्यान से सुनना। अमीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, और ये भी परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, अमीटर और धारा मापी, देखो दोनों ही धारा नापने का काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। धारा मापी किसकी धारा नाप रहा है, परिनालिका या टोरॉइड की धारा नाप रहा है। इसको विद्युत यंत्र की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको विद्युत की जरूरत नहीं है, तो ये एक विद्युत यंत्र नहीं है। जबकि अमीटर क्या कर रहा है, अमीटर किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को नाप रहा है, लेकिन इसको क्या है, विद्युत की जरूरत है, इसलिए ये विद्युत यंत्र है। ये भी किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अच्छा आगे बात करें तो तीसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट किसकी इकाई है ये बताओ, वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो आप जवाब देंगे विभव या विभवांतर का। तो इसलिए हम वोल्ट मीटर की सहायता से किसी भी परिपथ में क्या नापोगे, विभवांतर। तो यहाँ वो लिखा हुआ है वोल्ट मीटर की सहायता से हम संपूर्ण परिपथ या परिपथ के किसी भी भाग में विभवांतर को माप सकते हैं। इसका में जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। ये लाइन दोनों ध्यान सुनना कि विभवांतर में यानी कि जब वोल्ट मीटर की बात करोगे तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा, और जब धारा मापी या एमीटर की बात करोगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। इस वाली लाइन से ही अगले ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान अधिक होता है। अच्छा ये जो है परिपथ के साथ समांतर क्रम में लगा होता है। अच्छा आपको समझ में आया विभव मापी क्या होता है। विभव मापी का मतलब है जो विभव को नापेगा, यानी वोल्ट मीटर। अच्छा इसको दूसरा नाम विभव मापी भी बोल सकते हैं भाई, विभव मापी वोल्ट मीटर को। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट किसकी मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक, तो क्या नापेगा, विभव नापेगा। या तो इसको विभव मापी कह दो या इसको वोल्ट मीटर कह दो। अब वोल्ट मीटर को नापने के लिए कैसे लगाओगे, समांतर क्रम में लगाओगे, और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा, प्रतिरोध अधिक और समांतर क्रम। अच्छा इसके बाद देखो 2 लाइनें लिखी हुई हैं। 2 लाइनें में कई बार 1 नंबर में पूछा गया है कि अगर आपको धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए धारा मापी को जब आपको अमीटर में बदलना है तो जाहिर सी बात है दोनों में प्रतिरोध क्या होता है, कम है। दोनों में प्रतिरोध कम है, तो प्रतिरोध के लिए आप क्या कर दो, इनको कम प्रतिरोध के लिए। देखो आपने 2 चीजें सुनी होंगी, एक सुना होगा समांतर क्रम में प्रतिरोध और एक सुना होगा आपने
श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। अब आप मुझे ये बताइए दोनों में क्या अंतर होता है। तो जाहिर सी बात है आपको सीधे सीधे पता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान मिनिमम होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, धारा मापी की बात करी हो हमने या हमने अमीटर की बात करी हो, ऊपर दोनों में हमने एक लाइन कॉमन पढ़ी है कि प्रतिरोध माध्यम होता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। ध्यान से सुनिए ना, हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, धारा मापी को अमीटर में बदल रहे हैं। तो अमीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम। जाहिर सी बात है अगर आपको धारा मापी को अमीटर की जैसे यूज करना है तो धारा मापी के साथ कोई एक प्रतिरोध का तार लीजिए और उसको किस कर दिए, कम प्रतिरोध होने के कारण, कम प्रतिरोध करने के कारण उसे कौन से क्रम में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। ठीक है, अगला लाइन लिखा हुआ है, अगर आपको धारा मापी को एज अ वोल्ट मीटर का काम कराना है तो आप क्या करेंगे, देखिए वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अधिक होता है तो अधिक प्रतिरोध के लिए किस में जोड़ दीजिए, उसके साथ एक और तार को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, उसके साथ कोई एक तार लीजिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। धारा मापी को मीटर के जैसे बनाना है तो उसको कैसे जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका धारा मापी समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा, और श्रेणी क्रम में उसके साथ अगर आप तार जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्यों, क्योंकि देखो वोल्ट मीटर का क्या मतलब है, वोल्ट मीटर का मतलब होता है हाई प्रतिरोध, यानी कि उच्चतम प्रतिरोध, हाई आर। अब मैक्सिमम आर क्या हो सकता है, मैक्सिमम आर का मान अनंत हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आर का मान अनंत हो जाएगा, उस स्थिति में जो वोल्ट मीटर है ये कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आदर्श वोल्ट मीटर या आइडियल वोल्ट मीटर। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने कंप्लीट किया है एम्पर के परिपथीय नियम को, उसके परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को, उसका प्रूफ। उसके बाद हमने देखा है कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो रेखीय संवेग के समानुपाती होती है। फिर हमने पढ़ा अपना वोल्ट मीटर, एमीटर और धारामापी के बारे में। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।